हेलो साथियों, तो स्वागत करती हूँ मैं अपनी सुपर स्टडी पे। तो आज हम सेट प्रैक्टिस 9 देखने वाले हैं साइंस के, और 8 सेट प्रैक्टिस मैंने दिया है, तो उसे आप देखेंगे। उसमें भी क्वेश्चन है केमिस्ट्री के, और आज हम फिजिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो पिछले सेट प्रैक्टिस को ज़रूर आप देखते आइएगा, इससे आप समझ पाएंगे। और ज़रूर अच्छा लगे तो सेशन को लाइक कीजिएगा। तो चलिए हम आज फिजिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। कि कार्य जो है, कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक है। तो कार्य का जो मात्रक है वो जूल है। कार्य का पता होगा कि जो एसआई यूनिट होता है वो जूल होता है, तो ये आप जानते होंगे। साथ ही याद रखेंगे जो ऊर्जा होता है, ऊर्जा का जो ये होता है एसआई मात्रक होता है, वो भी जूल होता है। तो याद रख लेंगे कार्य और ऊर्जा दोनों का जो एसआई मात्रक होता है जूल होता है। तो ये आप डी इसको आंसर कर लेंगे। ठीक है, दूसरे नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सम्मिलित नहीं है। तो देखिए डेसिबल, डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई। सही बात है, डेसिबल से हम ध्वनि की जो ध्वनि की तीव्रता होती है उसकी इकाई है, तो ये तो सही हो गया। फिर दूसरा क्या बोला, अश्व शक्ति। अश्व शक्ति जो है शक्ति की इकाई है, बिल्कुल सही है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि 1 हॉर्स पावर यानी कि एक अश्व शक्ति कितने के बराबर होती है, तो ये तो सही हो गया। समुद्री मील जो है वो नौ संचालन में दूरी की इकाई है, तो ये भी सही है। सी भी सही है कि समुद्री मील जो है नौ संचालन में दूरी की इकाई है, तो ये सही है। ये डॉप्शन जो है, डॉप्शन ये गलत है, ये ऊष्मा की इकाई नहीं होती है। डॉप्शन जो होती है वो ऊष्मा की इकाई नहीं होती है, तो इसको आप गलत कर लेंगे। आप बता भी सकते हैं कि डॉप्शन किसकी इकाई होती है, और नहीं तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, पर मैं अभी नहीं बताऊंगी। चलिए देखते हैं ये तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला है कि आवेग का मात्रक है। आवेग मतलब इम्पल्स, इम्पल्स का क्या मात्रक होता है। इम्पल्स का मात्रक होता है न्यूटन सेकंड। क्या होता है, न्यूटन सेकंड होता है। न्यूटन सेकंड याद रख लेंगे कि आवेग जो है उसका मात्रक न्यूटन सेकंड होता है, तो इसका बी आप सही कर लेंगे, आवेग का न्यूटन सेकंड होता है। फिर चौथा नंबर क्या बोलता है, केरोसिन के सापेक्षिक घनत्व की इकाई। यानी कि केरोसिन को हम किससे मापते थे। देखिए केरोसिन जो है उसकी सापेक्षिक घनाई कुछ नहीं होती। ये सब जो दिया हुआ है ना कि मीटर स्क्वायर पर केजी, केजी पर मीटर, या केजी पर मीटर क्यूब स्क्वायर, ये सारे गलत है। इनमें से कोई नहीं। जो कैसोरीन होती है उसके सापेक्षिक घनत्व का इकाई नहीं होता, तो इनमें से कोई नहीं। डी आंसर कर लेंगे। पांचवें नंबर क्वेश्चन में हम मिला लेंगे। तो देखिए पांचवें नंबर क्वेश्चन में जैसे कि त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बल का तो सभी जानते हैं न्यूटन होता है। कार्य का जैसे मैंने अभी बताया जूल होता है। आवेग का जैसे हम लोग अभी देखें न्यूटन सेकंड होता है। तो इसका आप मिला लेंगे कि त्वरण का मीटर पर सेकंड, बल का न्यूटन, सॉरी उधर ले जा रही हूँ। त्वरण का न्यूटन पर सेकंड, बल का न्यूटन, कार्य का जूल, और आवेग का मीटर पर, यहाँ चल गया है। त्वरण का जो है, त्वरण का मीटर पर सेकंड, ये तो बहुत इजी याद होगा। मीटर पर सेकंड, बल का न्यूटन, कार्य का जूल, और आवेग का न्यूटन सेकंड। तो इसको हम आगे कैसे मिला लेंगे कि इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपको याद हो गया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ आप समझेंगे। मैं थोड़ा गलती भी कर जाऊंगी, तो मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ पढ़ने वाली। तो ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल के जो है, क्षैतिज तल के कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र कौन सा है। कहने का मतलब ये है कि ऊर्ध्वाधर तल, वर्टिकल जो होता है, और जो हॉरिजेंटल तल होता है उनके कोण के जैसे, एक वर्टिकल है ठीक, और एक हॉरिजेंटल, इसमें जो कोण बीच में बन रहा है ना, उसको मापने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम क्या है, थायोलाइट प्रयोग करते हैं। इसको ऐसे इसके बीच में जो कोण मापते हैं उसके लिए हम थायोलाइट का प्रयोग करते हैं। तो डी इसका आंसर कर लेंगे कि 6 नंबर थायोलाइट हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आएगा तो आप बोलिएगा कि हाँ मैम मुझे समझ में आ रहा है। नहीं आएगा तो आप बता सकते हैं कि मुझे थ्योरी भी थोड़ा बता दीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है। देखिए कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन होता है। क्या होता है, रेडियन जो है वो कोणीय विस्थापन का मात्रक होता है। तो इसे याद रख लेंगे, कोणीय विस्थापन रेडियन। तो ए इसका आंसर कर लेंगे रेडियन। आगे बढ़े हम। देखिए मेरा क्वेश्चन जैसे तैसे हुआ है क्योंकि मुझे टाइम नहीं था, थोड़ा मेंस का क्लास रहता है तो मैंने ऐसे ही रखा है। पर अब क्वेश्चन की क्वालिटी को आप देखिए प्लीज़। आप पीडीएफ में मत जाइएगा। वह कोण जो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया जाता है क्या कहलाता है। जैसा कि हम लोग अभी देखे थे रेडियन के बारे में, तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि कोण जो है वह कोण किसी वृत्त की त्रिज्या पर, जैसे कोई मानिए कि मैं कोण बना रही थी, मानिए कोई कोण है उसका जो ऐसे त्रिज्या है उस पर बना हुआ है, उसकी लंबाई के बराबर बना हुआ के
उस द्वारा उस केंद्र पर बनाया गया क्या कहलाता है, तो ये रेडियन कहलाता है। बस अब इतना याद रखेंगे कि इसका आंसर बी होगा, रेडियन हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ उलझा के पूछा गया है। अब इसको हम लोग मिलान कर लेंगे, 9 नंबर को मिलान कर लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे कि हाइग्रोमीटर, आपको पता होगा कि हाइग्रोमीटर से हम क्या नापते हैं, तो बताइए हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं। देखिए हाइग्रोमीटर से हम आर्द्रता को नापते हैं, वायुमंडलीय आर्द्रता, तो इसका 2 हो जाएगा। एसफेगेनोमीटर, ये पता होगा कि एसफेगेनोमीटर से हम रक्त दाब को मापते हैं, ठीक है। वोल्टमीटर जो होता है वोल्टमीटर जो होता है, पायरो जो होता है, पायरो के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, पायरोमीटर उच्च ताप के लिए होता है। पायरो जो मीटर होता है उच्च ताप के लिए, बोलो जो मीटर होता है वो विकिरण ऊर्जा के लिए होता है। तो अब आप इसको मिला लेंगे, जहाँ पे दिया हुआ होगा मिला लेते हैं हम इसको। देखिए बताया कि जैसे मैंने बताया कि हाइग्रोमीटर मतलब वायुमंडलीय आर्द्रता, और स्फेनोमीटर मतलब रक्तचाप, और पैरोमीटर का मतलब जैसे मैंने बताया कि पायरोमीटर जो है, पायरोमीटर का मतलब होता है विकिरणीय ऊर्जा, और वोल्ट मीटर मतलब उच्च ताप होता है। तो इसे आप याद कर लेंगे कि सी इसका आंसर होगा। आप ध्यान देंगे कि वोल्ट मीटर का मतलब जो है, वोल्ट मीटर का मतलब क्या होगा, वोल्ट जो मीटर है, एक मिनट रुकिएगा, पायरोमीटर जो होता है वो पायरोमीटर हम किस में इस्तेमाल करते हैं, पायरोमीटर हम उच्च ताप के लिए इस्तेमाल करते हैं, मैंने सही बताया। और जो ये है वोल्ट मीटर विकिरण के लिए इस्तेमाल करते हैं, हाइग्रोमीटर वायुमंडल के, और स्फेनोमीटर रक्तदाब के लिए। तो इसका आंसर ये कर लेंगे, मुझे पक्का याद था, थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन बिल्कुल याद रहते हैं सभी को, क्यों नहीं याद रहेंगे। एक पार्षणिक क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक पार्षक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, तो बेहद ईजी है कि 3.26 जो होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है क्या, एक पार्षक। अगर पता होगा कि दूरी की सबसे बड़ी जो इकाई होती है वो पार्षक होती है, तो उसी पार्षक जो होता है वो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। तो इसका आंसर डी कर लेंगे। देखिए मैं बोलने में थोड़ा गड़बड़ा जाती हूँ, पर ऐसा नहीं कि मुझे मालूम नहीं होता। पास्कल इकाई क्या है, पास्कल आपको पता होगा कि वो दाब मेजर के लिए हम पास्कल का इस्तेमाल करते हैं। वायुमंडलीय प्रेशर के लिए हम पास्कल का इस्तेमाल करते हैं, दाब के लिए हम पास्कल का। तो इसे 11 का बी आंसर कर लेंगे। देखिए कैंडला का मात्रक क्या होता है, कैंडला मात्रक है, पूछ रहा है कि कैंडला किसका मात्रक है, तो ज्योतिष जो तीव्रता होती है उसका मात्रक होता है कैंडला। याद रखेंगे, यहाँ पे देखिए ज्योतिष प्रभाव लिखा हुआ, फ्लक्स लिखा, फ्लक्स गलती से नहीं कर देंगे, ज्योतिष फ्लक्स दूसरा चीज होता है। तो मात्रक करना है तो किसी की तीव्रता को हम मापेंगे ना, फ्लक्स को थोड़ी मापेंगे, दाब को नहीं मापेंगे। इसीलिए आप ध्यान देते हुए ज्योतिष तीव्रता मारेंगे कि कैंडला जो मात्रक है वो ज्योतिष तीव्रता का है, ज्योतिष तीव्रता का। तो डी इसका आंसर कर लेंगे। अदिश राशि हम कैसे याद कर लेंगे, अदिश राशि इसमें क्या है, तो ऊर्जा जो है अदिश राशि है। बाकी जो ये बल अघूर्णन है या संवेग है, बल घूर्णन, संवेग, न्यूटन, भार, ये सब वेग, त्वरण, ये सब जो होता है वो क्या होता है, सदिश राशि का उदाहरण होता है, सदिश राशि का उदाहरण होता है। क्या क्या, बल आघूर्णन, संवेग, भार भार और फिर भार देखेंगे, बल देखेंगे, त्वरण देखेंगे, वेग देखेंगे, ये सब जो होता है वो सब सदिश होता है। पर यहाँ पे अदिश पूछा तो अदिश ऊर्जा, जैसे कि ऊर्जा, एनर्जी, जिसको बोलते हैं एनर्जी को ही ऊर्जा बोलते हैं, कार्य, टाइम, ये सब जो होता है वो अदिश का उदाहरण होता है। तो ये अदिश है तो इसमें ऊर्जा मार ले। मैं बताते जा रही हूँ कुछ कुछ, जैसे 14 का देखिए निम्नलिखित में से सदिश राशि, यहाँ पे देखिए सदिश राशि बता दिया गया है कि सदिश राशि के बारे में बताइए। तो सदिश राशि इसमें से कौन सा है, वेग है, क्योंकि द्रव्यमान, लंबाई और समय जो है वो अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी का मतलब यूनिट है। पर जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें वेग जो है वो सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स मेरा बहुत ही मतलब अच्छा सब्जेक्ट रहा है 11वीं में। पदार्थ संवेग और वेग के अनुपात की कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है, द्रव्यमान प्राप्त होती है। जैसे कि इसमें कहने का मतलब है ना कि देखिए संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू वी होता है, और वेग का मतलब अनुपात पूछा ना तो v होता है, वेग का मतलब ये v कट जाता है, तो इसीलिए जो m बचता है वो द्रव्यमान बचता है। तो इसका आंसर सी कर लेंगे। बेहद इजी क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे देखिए पार्षक बोला है कि जो पार्षक है वो किसकी इकाई है, तो पार्षक दूरी की इकाई होती है। जैसे मैंने बताया आपको कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई पार्षक होती है, जिसका जो एक मात्रक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। तभी मैंने आपको क्वेश्चन में पढ़ाया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो आगे बढ़ते हैं कि 17 नंबर क्वेश्चन में जो है सूची को मिलाना है। तो कैसे सूची को मिलाएंगे, चलिए देखते हैं कि उच्च वेग किसे नापते हैं, दाब किसे नापते हैं। थोड़ा सा मैं आपको और क्लियर कर देते हैं, दिख रहा होगा ना। उच्च वेग जो है, उच्च वेग का मतलब क्या,
उच्च वेग को नापने के लिए देख, उच्च वेग तो मुझे नहीं पता, पर ये पता है कि जो तरंग दैर्घ्य है वो एंगस्ट्रम से नापते हैं, ठीक है। ऊर्जा जो होता है, ऊर्जा वो जूल होता है, और दाब जो होता है वो पास्कल होता है, जहां तक मुझे मालूम चल रहा है। उच्च वेग मतलब मेघ। तो ये तो सीधा सीधी मुझे लग रहा है एकदम। तो हाँ, सीधा सीधी आंसर भी दिया हुआ है, तो 1 1 2 3 4 याद कर लेंगे, सी इसका आंसर कर लेंगे। डॉसबन का प्रयोग किया जाता है, जैसे हम लोग देखे थे कि शुरू में, सॉरी कैसे तो गलती हो जा रहा है मुझसे, रुके। डॉसबन जो है, डॉसबन का प्रयोग किया जाता है तो ओजोन जो है परत की मोटाई की मापने के लिए। जैसे फर्स्ट में हम लोग को एक मिलान आया था तो उसमें गलत था कि ओजोन डॉसबन ऊर्जा की इकाई नहीं, डॉसबन जो ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका सी आंसर कर लेंगे। डॉसबन का प्रयोग ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। आज हम लोग जल्दी जल्दी फिजिक्स का क्वेश्चन खत्म करके बायोलॉजी में जाएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री कर चुके हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन किस राशि का मात्रक नहीं होता है, तो ये जो विकृति होती है ना, उसका कोई मात्रक नहीं होता। प्रतिबल का जो मात्रक होता है वो प्रतिबल है ना, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो प्रतिबल का न्यूटन होता है, बल का आपको पता होता है कि न्यूटन होता है, और दाब का पास्कल होता है। पर ये जो विकृति होता है इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसलिए सी आंसर हो जाएगा। फटाफट करेंगे, अच्छा लगे सेशन को जरूर लाइक करते रहिए। आगे हम लोग बायोलॉजी क्वेश्चन करने वाले, केमिस्ट्री कर चुके हैं और फिजिक्स कर रहे हैं। देखिए बोला गया है कि एक पैरालिटिक पैरालिटिक सेकंड एक पैरालिटिक सेकंड किसका मात्रक होता है, जो एक पैरालिटिक सेकंड जो होता है ना वो दूरी का मात्रक होता है, याद रख लेंगे, एक पैरालिटिक सेकंड दूरी का मात्रक होता है। ए आंसर कर लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं, फिर से मिलान कर लेते हैं कि बोला कि फेदोमीटर, बैरोमीटर और हाइड्रोमीटर और क्या बोला है, अल्टीमीटर का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ। जो अल्टीमीटर होता है ना, ऊंचाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, और हैग्रोमीटर होता है वायुमंडलीय आर्द्रता के लिए। फेदोमीटर आपको पता होगा कि ये समुद्री की गहराई के लिए, और बैरोमीटर पता होगा कि वायुमंडलीय दाब के लिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आगे इसका हम मिला लेंगे कि आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। या पीडीएफ मुझसे ले लीजिएगा, चाहिएगा तो रिवीजन भी कर सकते हैं लेकर। सारा आंसर तो इसमें दिया हुआ है ना, और बाकी विविध भी इसमें जोड़ा हुआ। तो चलिए देखते हैं, इसको भी हम लोग मिला लेते हैं कि क्या बोला गया है। देखिए क्यूसेक, देखिए मुझे क्यूसेक तो नहीं पता, मगर बार पता है कि बार जो होता है वो दाब का होता है, ठीक है। रिएक्टर जो होता है वो भूकंप की तीव्रता से होता है। बाइट जो होता है वो कंप्यूटर का होता है। तो ये क्यूसेक जो बच गया वो प्रवाह की दर का, तो इसे हम मिला लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आंसर हम लोग कर लेंगे बी, ठीक। आप ये पीडीएफ मुझसे ले लीजिए और रिवीजन कर लीजिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा छोटे छोटे एग्जाम में। ये एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन। देखिए इसको हम 23 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। एनटीयू यानी कि नेफेलोमेट्रिक, दिख नहीं रहा मुझे, नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट मापने की इकाई है। तो ये किसकी इकाई है, तो जल की अविलता यानी कि टर्बिडिटी की जो है, जल की अविलता के लिए हम इस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। किस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, तो न्यूफेलोमेट्रिक टर्ब्यूटी यूनिट, ये जल की अविलता के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़े। थर्म जो पूछ रहा है कि थर्म किसका यूनिट है, थर्म जो ना उष्मा का यूनिट होता है, उष्मा का यूनिट होता है थर्म। थर्म का मतलब नहीं समझ रहे, गर्म चीज, गर्म थर्म, तो उष्मा याद रख लेंगे कि बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अच्छा लगे तो सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट देने वाली हूँ। देखिए 25 में क्या बोला कि 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर लगभग लगभग में कैसे व्यक्त की जा सकती है, यानी कि जो 6 फीट का व्यक्ति है उसको नैनोमीटर में उसका लंबाई को लाना है। तो 6 फीट का बराबर हम यहाँ पे सीधा सीधा याद कर लेंगे कि 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर के बराबर होता है। ये कन्वर्ट करना होगा नैनोमीटर में, तो हो जाएगा, तो सी इसका आंसर कर लेंगे, इतना भी हार्ड नहीं है नैनोमीटर में कन्वर्ट करना। निम्नलिखित में से किस युग्म की विमाएं समान है, इसमें पूछा जा रहा है कि किसकी जो विमाएं समान है, यानी डायमेंशनल सेम है। तो देखिए कोणीय संवेग और जो प्लांक नियतांक है उनका विमाएं सेम है, क्योंकि आवृत्ति और कोण नहीं होता, रेखीय वेग, कोणीय वेग और रेखीय वेग बदल जाते हैं। उस विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्माधारिता में अंतर होता है, इसका मैंने एक वीडियो बनाया। पर ये सही है कि कोणीय संवेग और प्लांक जो नियतांक है उनकी विमाएं समान होती है, तो इसका आंसर आप डी कर लेंगे साथियों। देखिए आगे बढ़ते हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन में कि महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो बेह दीजिए, सोनार का इस्तेमाल हम करते हैं कि जो समुद्र के अंदर वस्तुओं को देख सके, तो सोनार डी आंसर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में कि नैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है। नैनोमीटर हम किसके लिए मापते, नैनोमीटर जो है, नैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है, तो गैसों की माप की जाती है। गैस में जो दाब होते हैं ना, गैस के जो दाब होते हैं उसके लिए हम नैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मैनोमीटर याद रख लेंगे, मैनोमीटर गैस के दाब के लिए, मैनोमीटर गैस के दाब के लिए याद कर लेंगे।
मैं थोड़ा ज़्यादा बोलती हूँ कि आप थोड़ा समझ पाइए। भारहीनता होती है, भारहीनता कब होती है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में, जब गुरुत्वाकर्षण आपको, जैसे पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण है ना कि वो आपको खींचता है, वो अगर आपको नहीं खींच पा रहा है तो समझिए आप भारहीनता की स्थिति में। इसीलिए बोला जाता है कि गुरुत्वाकर्षण की शून्य जो स्थिति होती है ना, वो भारहीनता होती है। तो इसका आंसर आप ए कर लेंगे साथियों। और आगे बढ़ते हैं, हम 18वें क्वेश्चन में देखते हैं कि दो उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर समान वितीय पथ में गति कर रहे हैं और उनके समान होने का प्रतिबंध होता है। देखिए, दो उपग्रह पृथ्वी के चारों अगर समान वितीय पथ में गति कर रहे हैं तो उनके समान होने, उनका चाल समान होगा। अगर वो समान वेग में है, समान गति कर रहे हैं, चारों ओर वितीय पथ पर गति कर रहे हैं, तो उसका वेग जो होगा यानी कि उसका जो चाल होगा वो समान होगा। तो इसका डी आंसर कर लेंगे। देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में कि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं तो उन्हें क्या कहेंगे? उनका वेग समान होगा। एक वृत्त है, उसमें दोनों जो घूम रहे हैं एक ही वृत्त पे घूम रहे हैं, एक ही वृत्त पे, तो उनका वेग समान होगा। इसी तरह से चाल समान था, उससे वेग समान होगा। आगे बढ़ते हैं। रॉकेट पूछा है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूटन के तीसरे नियम पर रॉकेट काम करता है। होता है ना कि एवरी एक्शन अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ होता है। तो वही बता रहा है कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ पे जो है वो क्या काम करता है, तो सॉरी, रॉकेट रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो न्यूटन के थर्ड लॉ पे याद कर लेंगे। देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में, हम इसको भी ठीक कर लेते हैं कि क्या बोला है कि यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण जो बल है अचानक लुप्त हो जाता है, यानी जो ग्रेविटेशनल वो हमारी पृथ्वी पर रहता है नहीं, खींचने का शक्ति रहने तो उसका परिणाम कौन सा होगा, यही पूछ रहा है। तो देखिए, वस्तु का जो भार है वो शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। आपको पता होगा कि मास जो होता है किसी वस्तु का, जो द्रव्यमान होता है, वो आप पृथ्वी पर रहिए या स्पेस में जाइए, वो कभी बदलता नहीं है। तो इसका आंसर आप यही लगाएंगे कि अगर हमारे गुरुत्वाकर्षण का जो बल अचानक खत्म हो जाएगा तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, भार शून्य हो जाएगा, पर द्रव्यमान जो था वही रहेगा। ठीक, तो ये आंसर कर लेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन पे करेंगे कि एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण डैश के साथ त्वरण कम हो जाता है। बोल रहा है कि एक ग्रह का जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण डैश के साथ त्वरण उसका कम हो जाएगा। तो देखिए, ग्रह की सतह से ऊंचाई, सही बात है, ग्रह की सतह से ऊंचाई, आप अगर पृथ्वी से दूर जाते रहेंगे तो आपका गुरुत्वाकर्षण बल कम ही ना हो जाएगा, क्योंकि आप ऊंचाई से जा रहे हैं। तो वही बोल रहा है कि ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि होती जा रही है, इसलिए उसका जो त्वरण है कम होता जा रहा है। तो इसका ये ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि आंसर होगा। ये सब नहीं लगा लेंगे कि त्रिज्या घटने से द्रव्यमान वृद्धि होता ही नहीं, उपरोक्त सभी नहीं, ग्रह की सतह से जो ऊंचाई की वृद्धि होती है वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कर लेंगे और आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि देखिए क्या बोला कि न्यूटन का पहला गति का जो नियम है वो बताना है। न्यूटन के पहला गति नियम संकलन करता है, तो ये जड़त्व की तरह काम करता है, ये सब कोई पढ़ चुके होंगे, तो इसका आंसर आप डी कर लेंगे। ठीक है, मैं आगे बढ़े और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हुए मैं सेशन को ये करूंगी, खत्म करूंगी। तो वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है क्योंकि, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? तो ये जल के पृष्ठीय तनाव के कारण होती है। जल का पृष्ठीय तनाव के कारण वर्षा की जो बूंदें हैं वो गोलाकार हो जाती है। किसके कारण? जल के पृष्ठीय तनाव के कारण। बेहद इजी क्वेश्चन है। व्याख्या भी यहाँ पे दिया हुआ कि पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार में आ जाती है और गुरुत्वाकर्षण बल के चलते नीचे पृथ्वी पर गिरती है। यानी कि नीचे गिरती है, वो क्या कारण है? गुरुत्वाकर्षण बल का कारण। फिर देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन में बताया गया है कि वायुदाब मापी पाठ्यांक अचानक गिरावट निम्नलिखित में से किसका संकेत है? ये तो इजी क्वेश्चन है कि अगर वायुदाब जो अचानक वो गिरने लगता है तो वो क्या होता है, मतलब कि मौसम जो है तूफानी होगा। तो इसका ए आंसर कर लेंगे, मौसम तूफानी। ठीक है, व्याख्या भी यहाँ पे दिया हुआ है कि वायुदाब मापी पाठ्यांक जब धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा की संभावना होती है। पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर उठने पर मौसम साफ का संकेत देता है और पाठ्यांक अचानक नीचे गिरने पर मौसम तूफानी यानी आंधीयुक्त होने की संभावना होती है। तीनों जो स्थितियां थी मैंने बता दिया। धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो वर्षा होगी, और धीरे धीरे जब ऊपर उठेगा मौसम साफ रहेगा, और अचानक जब गिर जाएगा तो आंधी तूफान आ जाएगा। बस इतना आप समझ लीजिए, मैंने व्याख्या कर दिया है। साबुन के बुलबुले के अंदर का वायु दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ये तो बात सही है कि साबुन के अंदर जो है, सॉरी ऊपर चला जा रहा है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से
अधिक होता है, याद रख लेंगे। यानी कि साबुन का बुलबुले का जो दाब है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा। व्याख्या भी यहाँ पे दिया हुआ कि साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब है वायुमंडलीय दाब से अधिक होने के कारण ही बुलबुला स्वतः फूटता नहीं है। यदि वायुमंडलीय दाब अधिक हो जाएगा तो बुलबुला तुरंत फूट जाएगा। समझे आप कि उसका जो अंदर का बुलबुला का अंदर का जो दाब होता है ना वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, इसीलिए वो फूटता नहीं है। अगर इधर का ही वायुमंडलीय दाब ही अधिक हो जाएगा और बुलबुला का दाब कम रहेगा तो फूट जाएगा। तो यही इसका व्याख्या कहने का है। उम्मीद करती हूँ आप समझ रहे होंगे। अगर आप सच में समझते हैं ना तो ज़रूर कमेंट्स बोलेंगे कि हाँ मैं समझ पा रहा हूँ। हम ज़रूर कमेंट्स करेंगे। जब कोई जहाज किसी समुद्र में उतरता है तो उसका स्तर कुछ ऊपर उठा हुआ रहता है। बिल्कुल सही बात है। ये घनत्व के कारण होता है ऐसा। देखते हैं यहाँ पे वाक्य दिया हुआ है कि समुद्री जल का जो घनत्व है नदी के जल से अधिक होता है। मैंने बताया है कि समुद्र का जल में घनत्व अधिक होता है नदी के जल से, इसलिए नदी से समुद्र में अगर हम प्रवेश करने पर जल का जहाज ऊपर हुआ उठा हुआ जाता है। तो इसका आपने व्याख्या देख लिया। फिर आगे बढ़ते हैं कि लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या है। ये कैसे तत्व का कारण है कि लैंप की बत्ती में ऊपर चढ़ता है तो कैसे तत्व का कारण है। मैंने पढ़ाया भी है इसे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए हम निम्नलिखित कथन पर विचार कर लेते हैं। तो देखते हैं कि कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या बोला है कि प्रत्याशिता सीमा अंदर है। प्रत्याशिता की सीमा के अंदर अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात यंग प्रत्याशिता गुणांक को दर्शाता है। ये तो बिल्कुल सही है। प्रतिबल जो होता है प्रतिबल और जो प्रतिबल और विकृति का जो अनुपात होता है वो यंग प्रत्याशिता गुणांक को दर्शाता है। ये तो सही बात है। तो इसका हम ये कर लेंगे। क्या हो रहा है कि प्रत्याशिता के सीमा के अंदर अभिलंब प्रतिबल और अभिलंब विकृति का अनुपात आयतन प्रत्याशिता के गुणांक को दर्शाता है। ये भी सही है। दोनों सही है कि अब देखिए ये आप पीडीएफ मुझसे ले लीजिए, आप समझ जाइएगा पढ़िएगा तो दोबारा। सच में सच बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे उसकी व्याख्या भी किसी किसी क्वेश्चन में दी है, पर आप ये दोनों कर लेंगे कि ये सही है। उनका जो अनुदैर्ध्य प्रतिबल हो या विकृति का अनुपात ही यंग प्रत्याशिता गुणांक दर्शाता है, और जो उसके अंदर अभिलंब प्रतिबल या आयतन विकृति का अनुपात ही आयतन प्रत्याशिता गुणांक को दर्शाता है। तो ये दोनों राइट है। ठीक है, सी आंसर कर लेंगे 1 2 3 और हम लोग फिर चलते हैं। सी आंसर 1 2 दोनों सही है। फिर 19 नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं, पढ़ लेते हैं कि क्या है। क्वार्टाज फॉस्फर ब्रोंज लगभग पूर्ण प्रत्याशिता वस्तु के उदाहरण है। ये सही है कि क्वार्टाज फॉस्फर और ब्रोंज जो है वो पूर्ण प्रत्याशिता है, यानी कि इनको पीटा ये सब जा सकता है। गीली मिट्टी कीचड़ मोम टुकड़ा पूर्ण सुघटीय वस्तु के उदाहरण है। बिल्कुल गीली मिट्टी कीचड़ मोम जो है ये पूर्ण सुघटीय है, घट जाता है ऐसा वस्तु है। तो ये सही है। तो इसका आंसर हम कर लेंगे सी कि ए और बी दोनों सही है, यानी कि 1 2 दोनों सही। 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ये साबुन के बुलबुले को दो भिन्न भिन्न व्यास वाले बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा। छोटा तो क्या बोला है कि छोटा बुलबुला छोटा और बड़ा बुलबुला बड़ा हो जाएगा। तो यही चीज बताया गया है। दो अलग बुलबुलों को भी मिला दीजिएगा, एक साथ संपर्क में ले आएगा तो छोटा बुलबुला छोटा होगा और बड़ा बुलबुला बड़ा होगा, यही बोला गया। 21 नंबर क्वेश्चन हम देख लेंगे। देखिए जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है, दाबा हुआ जाता है, तो निम्न में से क्या घटित होता है। बुलबुले की त्रिज्या बढ़ जाती है। कोई भी अगर साबुन का बुलबुला है उसके ऊपर आप आवेशित कर रहे हैं, चार्ज डाल रहे हैं, इधर से इधर से इधर से चार्ज डाल रहे हैं, तो बुलबुले का जो अंदर का ये त्रिज्या जो है ना वो बढ़ जाता है। तो बुलबुले का त्रिज्या बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि बुलबुले को आवेशित किए जाने से यह फैलेंगे और त्रिज्या बढ़ जाएंगे, फैल जाते हैं और त्रिज्या बढ़ जाएगी। ठीक है, 22 नंबर के ताप बढ़ाने के साथ द्रव की शून्यता घटती है। बिल्कुल ताप बढ़ा देंगे, किसी भी द्रव में द्रव है और उसको आप ताप बढ़ा रहे हैं तो उसकी शून्यता घट ही न जाएगी, द्रव से वो वाष्प में बदल जाएगा, तो यही घट जाती है। ठीक है, फिर देखते हैं कि ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है। तो पास्कल के नियम पर हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट सब पास्कल के नियम पर कार्य करता है। ये मेरे शॉर्ट में बनाया हुआ वीडियो आप चाहे तो देख सकते हैं। बर्फ सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों। जब बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है क्योंकि झील के तली में जल जो है नहीं जमता है, पता होगा। ठीक है, सी आंसर कर लेंगे। देखते हैं कितना तक जल अधिकतम घनत्व होता है।
तो जल का जो अधिकतम घनत्व होता है ना, तो 277 केल्विन पर जल का अधिकतम घनत्व होता है। याद रखेंगे कितने पर, तो 277 केल्विन पर। बी आंसर कर लेंगे कि जल का घनत्व अधिकतम होता है। देखते हैं ये कि लोहे के कीले पर क्यों तैरते रहती है जबकि वह पानी में डूब जाती है। कहने का मतलब ये है कि लोहे की कील पानी पर क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है। लोहे के कीले पर क्यों दौड़ रहती है, थोड़ा सा मैं करेंगे। तो लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। लोहे का जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से तथा पारे से कम होता है। यहाँ पे यही बोला गया है कि लोहे की कील जो है पारे पर क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है। तो लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है इसलिए तैरती है, और पारे से कम होता है इसीलिए जो है पारे से कम होने के कारण लोहा जो है पारे की कील पर तैरते रहती है, और पानी से तो उसका घनत्व कम है ना, तो डूब ही जाएगी। तो इसलिए इसका आंसर सी कर लेंगे। 27 नंबर। अब हम एक दो और क्वेश्चन देखेंगे। द्रव का दाब बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। किसी भी द्रव का अगर आप ताप बढ़ा दे रहे हैं तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। तो हम आज 30 तक ही करेंगे कि देखिए 28 में क्या बोला है कि किस कारण से पानी से बाहर निकलने वाली शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। जो शेविंग करते हैं लड़के लोग, पृष्ठ तनाव के कारण जो होता है वो पानी जब ब्रश जब निकल जाता है पानी से तो वो आपस में चिप हो जाते हैं, तो पृष्ठ तनाव के कारण होते हैं। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन को हम देख लिए। 30 नंबर देख लेते हैं। 29 नंबर देख लेते हैं कि पेड़ पौधे की शाखाओं तनों पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण किस क्रिया के द्वारा पहुंचाते हैं। तो ये केशी तत्व के कारण। बेहद ईजी है कि केशी तत्व के कारण ही पौधों के जल तने जहाँ भी पानी पहुंचता है वो केशी तत्व के। इसका आंसर हम सी कर लेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन आखिरी देख लेते हैं, बाकी हम दूसरे सेट में देखेंगे। क्षणता का गुणांक पाया जाता है, क्षणता का गुण पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, तो ये जो है किसमें पाया जाता है, केवल द्रव और गैस में। किसमें, केवल द्रव और गैसों में। तो आज हम 30 नंबर तक देख चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा, अच्छा लगे मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट ही बताती हूँ। थैंक यू दोस्तों।